ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 21 जुलाई के सभी करंट अफेयर डिटेल में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो एंड तक सेशन में बने रहिए। मेरा नाम है पंकज वैष्णव, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों आपको मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना है, सारे आपको अवेलेबल है। एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 21 जुलाई के सेशन में आप सभी को पता है फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो चुका है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। तो उसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दो चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाती है, जो कि नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में विनर कौन? स्पेन की फुटबॉल टीम। रनर अप कौन? अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम। ओके, ये जो फाइनल है ना, ये खेला गया था मेट लाइफ स्टेडियम में। अब बात आती है कि मेट लाइफ स्टेडियम कहां है, क्योंकि अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में एक साथ किया गया था। 3 देशों में किया गया था। इनमें से अगर हम मेट लाइफ स्टेडियम की बात करते हैं तो यह हमको देखने को मिलता है यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। यूएसए के मेट लाइफ स्टेडियम में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। अब यहां पर जो मैच हुआ था ना, एक्चुअल में एक्स्ट्रा टाइम जो दिया गया था उसमें जीता है स्पेन ने। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप का यह 23वां एडिशन था। 3 देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। क्योंकि फाइनल में केवल एक गोल हुआ है, स्पेन की तरफ से हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कि स्पेन की तरफ से वो गोल किसने किया, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एकमात्र जो गोल है जो कि पूरे फाइनल में हमको देखने को मिला, वो फेरन टोरिस के द्वारा देखने को मिला। 106वें मिनट में जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था ना, 106वें मिनट में इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया है। तो स्पेन के प्लेयर हैं, इनका जो गोल है उसने स्पेन को जीत दिलवाई है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। स्पेन का यह दूसरा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब था आज तक के इतिहास में। इसके पहले स्पेन 2010 में यह खिताब जीत चुका है। तो पहली बार, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने कब जीता था, तो ये 2010, और दूसरा अब 16 साल के बाद जीता है 2026 में। तो ये 16 साल के बाद अब दूसरा खिताब है स्पेन का फीफा वर्ल्ड कप का। फ्रांस के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। किलियन एम्बापे, ये किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये फ्रांस के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा 10 गोल किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और 10 गोल के साथ गोल्डन बूट अवार्ड जीता किसने? किलियन एम्बापे ने, है ना। कहां के खिलाड़ी है? फ्रांस के। लगातार दूसरे फीफा वर्ल्ड कप में यह सम्मान जीतने वाले आज तक के फीफा के इतिहास में दूसरे खिलाड़ी बने हैं। लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा गोल करके गोल्डन बूट अवार्ड इन्होंने जीता है। किलियन एम्बापे फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये बेसिक डिटेल हो गई जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यहां पर हम जो अवार्ड विनर है उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करते हैं, जो कि बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, तो ये स्पेन के प्लेयर रॉड्री को दिया गया। इनके इसी में सिल्वर बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है अर्जेंटीना के। लेकिन नॉर्मली एग्जाम में गोल्डन बॉल ही पूछा जाता है। तो बेस्ट प्लेयर का गोल्डन बॉल रॉड्री को दिया गया। टॉप स्कोरर का गोल्डन बूट अवार्ड जो है ये किलियन एम्बापे को दिया गया। 10 गोल इन्होंने किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है वो दिया गया उनाई सिमोन को, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और वहीं पर फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी की बात करें तो ये नीदरलैंड की टीम को दिया गया है। ये बेसिक अदर विनर जो रहे उनकी हमने बात की। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है, पहली चीज तो ये कि कौन सा एडिशन है? 23वां एडिशन है ना। 11 जुलाई को शुरू हुआ था, 11 जून को शुरू हुआ, 19 जुलाई तक इसका आयोजन किया। 3 देशों ने इसे होस्ट किया था।
चैंपियन स्पेन, कैप्टन है रोड्रिगो हर्नांडीज, और रनर अप अर्जेंटीना जिसके कैप्टन है लियोनल मेसी। तो विनर टीम के कैप्टन रोड्रिगो और रनर अप टीम के कैप्टन लियोनल मेसी। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है फीफा हर 4 साल में इसका आयोजन करवाता है, और पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था उरुग्वे में। अब आपके लिए एक छोटा सा यहां पर क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं कि भाई सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है। ओके, तो यह आप बता दीजिएगा कि आज तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है। प्राइस की बात करें तो स्पेन को यहां पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खिताब मिला, ऑलमोस्ट 477 करोड़ रुपीस होते हैं। रनर अप टीम अर्जेंटीना को 33 मिलियन का यहां पर अवार्ड दिया गया यूएस डॉलर का। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, 22वां एडिशन ही था, और 2022 में हुआ था ये। अर्जेंटीना उस वक्त विनर रहा था। अर्जेंटीना तीसरा टाइटल जीत चुकी थी ये 2022 में, और इस बार अर्जेंटीना ही रनर अप रही है, और अर्जेंटीना 3 टाइटल जीत चुकी है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये रनर अप टीम है। उस वक्त रनर अप 2022 में रही थी फ्रांस की टीम। और अगर हम ये देखें कि आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था कहां पर, कतर में। तो ये 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की हमने बात की, और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की हमने बात। अब देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा कि 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ ना, उसका आयोजन भी कहां हुआ था, उरुग्वे में। आयोजन भी उरुग्वे में किया गया, और यहां पर विनर भी उरुग्वे था पहले एडिशन का, और यहां पर रनर अप कौन था पता है, अर्जेंटीना। और 2026 में भी रनर अप कौन है, अर्जेंटीना। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट होते हैं, बहुत डेप्थ में होते हैं, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो याद रखिएगा। फीफा के बारे में नॉर्मली हम बात करते रहते हैं। फुटबॉल को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। 1904 में इसका गठन किया गया था, और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, किसका, फीफा का। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे चलेंगे। 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है आर्टिकल 370 को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो रिसेंटली 72 नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए, 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे ये। इसकी घोषणा नई दिल्ली में की गई थी। 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा जिन मूवी को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं उन मूवीज को यहां पर अवार्ड दिया गया। 2024 में रिलीज हुई मूवी को अवार्ड दिया गया है 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में। अब यहां पर देखिए सारी कैटेगरी, काफी सारी कैटेगरी है, लेकिन हम कुछ कैटेगरी जो कि एग्जाम में आ सकती है उनको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर अवार्ड विनर्स देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये आर्टिकल 370 को दिया गया। आदित्य सुहास जंभाले इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। हालांकि स्टोरी जो है आदित्य धर के द्वारा लिखी गई है, तो डायरेक्टर पूछे जाएंगे तो ये आदित्य सुहास जंभाले है। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370 को। इसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, अब यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि भाई ये बेस्ट फीचर फिल्म या नॉन फीचर फिल्म क्या है, तो इनकी हम आगे बात करेंगे। अगर देखिए कैजुअली हम देखें ना, तो ऐसी मूवीज जो कि थिएटर में रिलीज होती है 75 मिनट से ज्यादा जिनकी ड्यूरेशन होती है, तो वो होती है फीचर फिल्म। और जब हम नॉन फीचर फिल्म की बात करते हैं तो शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री, ये नॉन फीचर फिल्म में आती है। 75 मिनट से कम की इनकी ड्यूरेशन होती है, बहुत कम होती है। तो ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया भंगार नाम की मूवी को। मराठी और इंग्लिश में यह मूवी है। इनके बाद अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये कौन है, ये है राजकुमार पेरियासामी। आमरन मूवी के लिए इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ये जो मूवी है तमिल मूवी है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर अगर बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो कल्कि मूवी को दिया गया, इसके डायरेक्टर है नाग अश्विन। तो कल्कि मूवी को दिया गया बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है इस साल। एक ममूटी है, साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ब्रह्म युगम नाम की इनकी एक मूवी आई थी, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ममूटी, आपने आप एक्टर को जानते होंगे, दुलकर सलमान, है ना, साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं।
अगर मूवी देखी होगी तो सीताराम उनकी एक बहुत ही फेमस मूवी है, तो उनके पिता है ममूटी। ओके, तो ब्रह्म युगम ये इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक ममूटी को दिया गया, और इनके अलावा कार्तिक आर्यन को दिया गया है चंदू चैंपियन के लिए। देन इनके बाद अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, तो यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए इनको दिया गया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की बात करें तो ये रणदीप हुड्डा है। सावरकर, जो वीडी सावरकर के ऊपर जो मूवी है ना, उसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मुझे भी काफी पर्सनली पसंद है। चलिए, अगर हम रीजनल फिल्म अवार्ड विनर की बात करते हैं तो एक है बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड रायन नाम की मूवी को दिया गया। ये रीजनल लैंग्वेजेस की जो मूवी है उनको दिया गया है। तो बेस्ट तमिल फिल्म रायन। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें श्रीकांत को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट मलयालम फिल्म की बात करें तो फेमिनीची फातिमा नाम की मूवी को दिया गया बेस्ट मलयालम फिल्म में। बेस्ट तेलुगु फिल्म है कमेटी कुरोल्लू, तेलुगु भाषा की फिल्म है। इसके अलावा बेस्ट कन्नड़ फिल्म की बात करें तो इस मूवी का नाम है मिथ्या। तो ये अदर रीजनल लैंग्वेज की जो मूवीज है ना, उनको जो नेशनल अवार्ड दिए गए उनकी यहां पर हमने बात की है। नेशनल फिल्म अवार्ड अगर इसकी बात करें तो इंडियन सिनेमा में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है और अवार्ड देते हैं प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। 1954 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये दिए जाते हैं हर साल। और दिए कैसे जाते हैं तो देखिए, इसमें जो कैटेगरीज है 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज को 3 सेक्शन में, एक है फीचर फिल्म, एक है नॉन फीचर फिल्म, और एक होती है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। अब इन 3 में से फीचर फिल्म की 6 कैटेगरी, नॉन फीचर फिल्म की 3 कैटेगरी और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, इनको स्वर्ण कमल दिया जाता है ना, गोल्डन लोटस अवार्ड दिया जाता है। जबकि बाकी जो मूवीज अलग अलग कैटेगरी की, उनको सिल्वर लोटस अवार्ड दिया जाता है। तो ये इस तरीके से दिए जाते हैं। वैसे फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म मैंने आपको कैजुअली समझा दिया है, तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो यूनाइटेड किंगडम की यहां पर बात की जा रही है, यूरोपीय कंट्री है ना। इसके नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है एंडी बर्नहैम को। तो एंडी बर्नहैम ये नए पीएम बन गए यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, अभी तक यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन थे? तो ये थे किर स्टारमर। किर स्टारमर को रिप्लेस किया है पीएम के रूप में एंडी बर्नहम ने। तो यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बने। वैसे देखिए, किर स्टारमर है, ये प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक, लेबर पार्टी के ही नेता थे, लेकिन इन्होंने पीएम पद से भी रिजाइन कर दिया और लेबर पार्टी के नेता के रूप में भी रिजाइन कर दिया। तो क्योंकि देखिए बहुमत जो है ना, मेजोरिटी जो है वो लेबर पार्टी के पास ही थी, तो लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहैम को अपना नया नेता चुना और इनको बना दिया पीएम। तो एंडी बर्नहैम बन गए यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम। तो दोनों एक ही पार्टी के थे, बस नेता हटे। और जैसे कर्नाटक में हुआ है, सिद्धारमैया उन्होंने इस्तीफा दिया, तो दूसरे जो सीएम बने वो भी कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसा यहां पर भी है, पीएम सेम पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के। ओके, यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। लंदन इसकी कैपिटल है, पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं एक्चुअल में मोनार्क यहां पर चलते हैं, राजाओं का शासन देखने को मिलता है। तो किंग चार्ल्स III ये वर्तमान में यहाँ के मोनार्क के हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर हम देखें कि इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी कंट्रीज आती है यूके के अधिकार क्षेत्र में, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड का जो क्षेत्र है, ये सब आते हैं यूनाइटेड किंगडम में। अब जो सदर्न आयरलैंड है ना, वो एक्चुअल में एक सॉवरेन कंट्री, तो उसको नहीं गिना जाता यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड को गिना जाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। अगर हम देखिए, ये तो यूके की बात हो गई। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं ना, तो फिर उसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड को हम बाहर कर देते, तो फिर जो बचते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो इनमें डिफरेंस है, छोटा सा ही सही पर डिफरेंस है।
यूके में ये 4 देश हो जाते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की है कार्डिफ और नदर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। ये 4 देश आते हैं, लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर जो बचते हैं 3 वो हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम बने हैं, उनको याद रख लो। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अक्षय सर के बायलैंग्वेज, ये आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, रिसेंटली सभी एग्जाम में आपको कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में कंप्यूटर पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में कैजुअली हमने देखा कि कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसीलिए चाहे स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, कंप्यूटर के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एसएससी और वनडे एग्जाम में ये आपको काफी हेल्प करेगा। बायलैंग्वेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, आपको यहां पर पूरा कंप्यूटर का कोर्स मिल जाएगा, थ्योरी सेक्शन मिल जाएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट अवेल कर लो। आगे, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल मून डे की। अगर हम इंटरनेशनल मून डे की बात कर रहे हैं तो हर साल ये मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 20 जुलाई को, इंटरनेशनल मून डे। अच्छा, ये एक स्पेशल, एक बोल सकते हैं हम कि एक दिन, एक घटना की याद में मनाया जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन के माध्यम से 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे 20 जुलाई 1969 को। तो इसी दिन की याद में ह्यूमन का पहला कदम था चंद्रमा पर, तो इसी दिन की याद में इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। ओके, अब 2026 में अगर हम थीम की बात करते हैं ना, तो वन मून वन विजन वन फ्यूचर, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल मून डे की। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो घटना है ना कि हमने मून पर पहला कदम रखा, इंसान पहली बार गया, अमेरिका ने, नासा ने ये अचीवमेंट हासिल किया, एक्चुअल में ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मानी जाती है ना। एक्चुअल में क्या हुआ कि 1970 के दौर में जब ये घटना घटी ना, उस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रहा था कि कौन ज्यादा पावरफुल, एक तरफ यूएसए और एक तरफ था सोवियत यूनियन, वर्तमान में रशिया। हालांकि उस वक्त यूरोप के जो 15 छोटे छोटे देश है जो कि सोवियत यूनियन से बाद में अलग हुए, वो पूरा मिलाकर सोवियत यूनियन था, दोनों पावरफुल थे। तो स्पेस सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की होड़ थी दोनों देशों के मध्य में। तो इसी कंडीशन में यूएसए ने अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया और ये चंद्रमा पर पहुंच गए और चंद्रमा पर अपने जो एस्ट्रोनॉट थे उनको भी उतार दिया। अब काफी लोग ये मानते हैं, वर्ल्ड के काफी स्कॉलर ये मानते हैं कि ये जो घटना है ना, एक्चुअल में एक अमेरिका के एक स्टूडियो में शूट कर दी है उन्होंने कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये चंद्रमा पर कदम रख रहे हैं और ये स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मानी जाती है, स्टोरी भी मानी जाती है। इसका कभी कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि इस पे डाउट इसलिए भी होता है क्योंकि आज तक उसके बाद कभी भी अमेरिका ने चांद पर अपना कोई यान नहीं भेजा। जो 1969 में उस समय चंद्रमा पर चला गया और वो आज चांद पर जाने के लिए 3-3 मिशन कर रहा है, मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 3 मिशन उसने लॉन्च करे। एक में जो स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च किया, दूसरे में चंद्रमा के आसपास घूम के अभी एस्ट्रोनॉट आए हैं नासा के, अब तीसरा मिशन नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा जिसमें चंद्रमा पर उतारा जाएगा। तो उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि डायरेक्ट मून पर इन्होंने लैंडिंग कर दी। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी भी मानी जाती है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर मैं आपको बता देता हूं, ये केवल एक थ्योरी है और जो अनाउंसमेंट है वो तो यही है कि अपोलो 11 मिशन अमेरिका ने या नासा ने लॉन्च किया था। 8 दिन ऑलमोस्ट इसकी ड्यूरेशन थी। 3 क्रू भेजे गए थे एस्ट्रोनॉट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन। इनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा और एडविन एल्ड्रिन दूसरे माने जाते हैं,
ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इनको याद रख लेना आप। यूनाइटेड नेशन ने 2021 में मान्यता दी थी इंटरनेशनल मून डे को मनाने के लिए, तो तब से फिर ये मनाया जा रहा है 20 जुलाई को। तो जो अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था, ये जुलाई 16 को लॉन्च किया गया था 1969 में, और ये 4 दिन में पहुंच गए थे मून पर। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को, आई डोंट नो कैसे पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो यूएसए के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। आगे आते हैं, जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो जापान ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन प्लेयर बनी है पीवी सिंधु। ओके, बहुत ही फेमस प्लेयर है, इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। तो ये समझ में आ जाता है कि जापान ओपन 2026 जिसकी हम बात कर रहे हैं एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको आयोजन करवाता है। हर साल ये नॉर्मली आयोजित होता है जापान में, जापान ओपन के नाम से। आज तक किसी इंडियन ने विमेन सिंगल नहीं जीता था, लेकिन पहली बार विमेन सिंगल के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को इंडिया की पीवी सिंधु ने हरा दिया है, और पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 जीतने वाली पहली इंडियन बनी है। जापान के टोक्यो में यह आयोजित किया गया था। आपको पता है ये बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में गिना जाता है, और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का सुपर 750 स्तर का टूर्नामेंट माना जाता है, जो कि एक बड़ा स्तर होता है, यह एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो इसको जीतने वाली पहली इंडियन बनी कौन? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने यह जीता जापान ओपन का टाइटल, और पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 टाइटल भी है ये पीवी सिंधु का। करियर का छठा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है, और 2019 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके बाद इनका मतलब लगभग 7 साल के बाद एक और बड़ा मान सकते हैं टूर्नामेंट पीवी सिंधु का। अब पता है एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, कभी कभी क्या होता है पीवी सिंधु ऐसे जो नाम होते हैं ना उनका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये याद रखना, ध्यान जाना चाहिए आपका इस पर। पुसरला वेंकटा सिंधु, ये पीवी सिंधु का पूरा नाम है। ओके, तो याद रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, बहुत ही फेमस। मेजर अचीवमेंट देखिए तो ओलंपिक में 2016 में सिल्वर मेडल जीतकर लाई है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में जीती थी, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? तो ये बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। ओके, तो हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने। वैसे देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करता क्या है? अल्पसंख्यक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, है ना, और गवर्नमेंट को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सलाह देना, पॉलिसीज पर सलाह देना, ये सारे काम जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के द्वारा किए जाते हैं। अब देश में माइनॉरिटीज कौन? जो मेजोरिटी में नहीं होंगे वो माइनॉरिटी होंगे। अगर मेजोरिटी में हिंदू है तो बाकी जो बचे हैं वो सब माइनॉरिटी है। और अगर किसी क्षेत्र में ऐसा होता है तो अगर कोई दूसरी रिलीजन के लोग अगर मेजोरिटी में, तो फिर जो बचता है वो माइनॉरिटी में। यहाँ पर नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो हिंदू के अलावा जो भी बचते हैं वो आते हैं माइनॉरिटीज में। ठीक है, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। हरजीत सिंह ग्रेवाल इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। कार्यभार ग्रहण करने से 3 साल तक अब ये अपने पद पर रहेंगे। अच्छा, इनके पहले पद पर कौन थे? तो इनके पहले ये जो पद है इकबाल सिंह लालपुरा के हाथ में था, लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में इनका टाइम पूरा हो गया, इन्होंने समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया था इकबाल सिंह लालपुरा ने, तब से ये पद खाली था। और अब फाइनली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल अपॉइंट किए गए। देखिए वाइस चेयरमैन के रूप में मुनावरी बेगम को अपॉइंट किया गया है। मेंबर्स आप छोड़ सकते हो, लेकिन वाइस चेयरमैन भी याद रखो मुनावरी बेगम। वैसे मुनावरी बेगम अभी तक इस संस्था में एक मेंबर के रूप में ही कार्य कर रही थी, अब वाइस चेयरमैन के रूप में यह अपॉइंट हो गई मुनावरी बेगम, और हरजीत सिंह ग्रेवाल बन गए इसके अध्यक्ष। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
गठन इसका 1992 में हुआ था संस्था का, और इसी सन में एक एक्ट भी पास किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। ये एक्ट 1993 में लागू हुआ था, लेकिन तब तक संस्था 1992 में बन चुकी थी। तो स्टेचुरी बॉडी का जो सिंबल है ना, जो दर्जा है, वो मिला था इसको 1993 में, लेकिन संस्था का गठन 1992 में हो चुका था। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और 5 अदर मेंबर होते हैं। तो 7 टोटल मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इंडिया की पहली अर्बन नाइट सफारी, इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में, अर्बन नाइट सफारी। अच्छा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक मतलब मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कुकरेल नाइट सफारी एंड डे जू प्रोजेक्ट को। कुकरेल नाइट सफारी में क्या होगा कि यहां पर नाइट सफारी की परमिशन दी गई। अब नाइट सफारी क्या होता है? आपने देखा होगा जंगलों में, नेशनल पार्क में क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं तो वो ओपन जीप में घूमते हैं, है ना, जानवरों को देखते हैं, शेर या फिर अदर जो भी जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको देखा जाता है ना, एक रोमांच के लिए, और इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, नेचर से जुड़ने का एक तरीका होता है। तो ये दिन में किया जाता है। अब यही चीज अगर रात में की जाएगी, है ना, ओपन जीप में घूमने की, तो वो क्या होता है? वो नाइट सफारी होती है। तो भारत की पहली तथा दुनिया की 5वीं नाइट सफारी स्थापित की जा रही है कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। वैसे लास्ट ईयर इन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश में अब दुनिया की 5वीं और इंडिया की पहली नाइट सफारी स्थापित की जा रही है। उद्देश्य क्या है? राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, है ना, एनवायरमेंट बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है, एक क्षेत्र है, एक रिजर्व फॉरेस्ट है, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है। इसका क्षेत्रफल ऑलमोस्ट 2027 हेक्टेयर का देखने को मिलता है। इनमें से ऑलमोस्ट 346 हेक्टेयर क्षेत्र में नाइट सफारी की शुरुआत की जाने वाली, और ये जो टोटल प्रोजेक्ट है 1510 करोड़ की लागत इसमें आएगी। टोटल डेवलप किया जाएगा बहुत सारी चीजों को, दो फेज में ये डेवलप किया जाएगा। 1510 करोड़ की इसकी लागत है। कुकरेल नाइट सफारी शुरू की जा रही है। फिर कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में ये नाइट सफारी शुरू की जा रही। बता ही चुका हूं कि नाइट सफारी क्या होती है। भारत 5वां देश होगा, क्योंकि इसके पहले सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, यहां पर नाइट सफारी पहले से आयोजित की जा रही है। कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट 1950 के दशक में प्लांटेशन फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया गया। कुकरेल नदी बहती है यहां से, तो कुकरेल नदी के नाम पर इस फॉरेस्ट का नाम पड़ा। गोमती नदी की सहायक नदी है कुकरेल रिवर। चीन द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन के द्वारा इसे शुरू किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर है चीन के ही शंघाई में। कहां पर है? शंघाई, चाइना। तो है क्या, पहले ये समझो। एआई के क्षेत्र में दुनिया का फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि चाइना ने बनाया, और इसके मेंबर कंट्रीज जिन्होंने साइन किए हैं इस पर 29 देशों ने साइन किए। उद्देश्य क्या है? एआई के क्षेत्र में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, समावेशी वैश्विक एआई गवर्नमेंट फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। चाइना ने लीड किया है, चाइना ने इसको स्थापित किया है। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने स्थापित किया, इसलिए इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चाइना का शंघाई। ओके, काफी सारे देश शामिल है। इंडिया ने अटेंड किया था, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया है, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। इस ऑर्गेनाइजेशन का 29 फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने साइन किया है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ने बनाया, हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में स्थित है। रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना?
रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़ राज्य। राज्य में बिजनेस की सहूलियत को और ज्यादा बढ़ाना, ओके, बिजनेस अप्रूवल्स को इजी बनाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना राज्य में, जो एमएसएमईज है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है, माइक्रो इंटरप्राइजेस, उन सभी के लिए स्पीड में काम हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की जवाबदेही होना चाहिए। तो एक ऐसा अप्रूवल सिस्टम डेवलप कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की जो विधानसभा है, उसने छत्तीसगढ़ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 को पारित किया। इसमें क्या किया है, छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड एवं ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल फ्रेमवर्क लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये होता क्या है? ठीक है सर, आपने बता दिया कि रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम तैयार करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, पर ये होता क्या है? देखिए, इसमें होता ये है कि ऐसे बिजनेस जो कि लो रिस्क बिजनेस है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, किसी को कोई शॉप शुरू करनी है, किसी को कुछ दूसरा काम शुरू करना है, स्ट्रीट फूड शुरू करना है, या ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, वो लो रिस्क बिजनेस होते हैं। अब भाई, इसमें भी अगर अप्रूवल गवर्नमेंट से बहुत लेट मिले तो फिर बिजनेस कैसे चलेंगे? समझ में आया? तो लो रिस्क बिजनेस को सेल्फ सर्टिफिकेशन और सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंसेस की सुविधा मिलेगी, उनको जल्दी क्लियरेंस मिलेगा, गवर्नमेंट बहुत जल्दी उनको लाइसेंस इश्यू कर देगी, ठीक है। लेकिन हाई रिस्क प्रोजेक्ट जो होंगे उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, हाई रिस्क प्रोजेक्ट की निगरानी की जाएगी। जैसे मान लो कोई केमिकल इंडस्ट्री है ना, कोई फायर वर्क की जो इंडस्ट्री है, तो इस तरीके से हाई रिस्क जो भी प्रोजेक्ट होंगे, हाई रिस्क जो भी बिजनेस होंगे, उनके लिए निगरानी की जाएगी और रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर लो रिस्क बिजनेस है तो उनको क्लियरेंस जल्दी दिया जाएगा। अगर निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निपटारा ना हुआ तो एक ऑटो अप्रूवल दिया जाएगा, जिसे डिम्ड अप्रूवल कहा जाता है, डायरेक्ट दे दिया। एनुअल लाइसेंसिंग रिन्यूअल की भी अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये काम कर रही है और देश का पहला राज्य बन रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। किस राज्य को बागवानी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो वो राज्य जिसे बागवानी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, ये है भारत का गुजरात राज्य। कौन सा है? गुजरात, ठीक है। तो गुजरात को ये अप्रूवल दिया गया, या फिर ये अवार्ड दिया गया, अप्रूवल बोल रहा हूं, अवार्ड दिया गया। अभी क्या हुआ है कि 17th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और गुजरात को हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उसका जो प्रदर्शन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, इसके लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया। पुरस्कार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतू वाघानी को प्रदान किया। अच्छा, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसी भी राज्य या ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके इनोवेशन के लिए, उसके अच्छे काम के लिए दिया जा सकता है। 2008 से यह दिया जा रहा है और देता कौन है? एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस बार गुजरात सरकार को दिया गया या गुजरात राज्य को दिया गया। अब एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप क्या? तो भारत का एक प्रमुख एग्री मीडिया और नॉलेज प्लेटफॉर्म है। एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, पॉलिसी, रिसर्च, टेक्निक, इन सभी से संबंधित जानकारी, प्रकाशन और जो ग्लोबल प्रोग्राम्स होते हैं उनका आयोजन करवाने वाली एक संस्था है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का हेडक्वार्टर है। वर्ष 2000 में यह स्थापित हुआ था नई दिल्ली में। तो यही हर साल देता है एक अवार्ड जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। 2026 में किसको दिया गया? गुजरात राज्य को। इजी। तो 21 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने एक एक फैक्ट के साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ ले लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। रिवाइज कर लेते हैं कल के हमारे सेशन के जो करंट अफेयर उसको हम यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शुरू किए गए स्वदेशी माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? आईएनएस मालवन।
भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को कहां स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित हुए हैं कहां पर? लद्दाख यूनियन टेरिटरी। विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। आगे आइए, हाल ही में FDA ने हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए पहली ओरल PCSK9 इनहिबिटर के तौर पर किस दवा को मंजूरी दी? तो यह है लिफ्रेंड्रा। डी, भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने विकसित किया? स्काईरूट एरोस्पेस, बात की थी हमने इसकी। सर गॉरफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया। ये वेस्टइंडीज के बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, ऑलराउंडर। नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो यह रहा है गुजरात राज्य। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आयोजित तीसरी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बैठक कहां आयोजित की गई? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। लिथुआनिया के नए पीएम बने मिंदाउगस सिंकेविचियस। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन तूफान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी एवं नारकोटिक्स नेटवर्क पर रोक। आंसर सी। ये हो गए कल के सेशन के हमारे रिवाइज करंट अफेयर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। यार आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जब मैं आपको देता हूं, 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आंसर ही नहीं करते हो। ऑलमोस्ट 30 के व्यूअर आते हैं हमारे डेली करंट अफेयर पे, 30 के की डेली करंट अफेयर की फैमिली है, कमेंट करते नहीं हो। कमेंट मुश्किल से 50-100 लोगों के आते हैं। भाई कमेंट करो, ठीक है। और बीच में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उनको भी आंसर किया कीजिए। आज के सेशन में भी 1 आध 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे होंगे, आंसर करो, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है, ठीक है। चलिए, और बिना गूगल किए चलो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखो। सह्याद्री सिंधुरा किस चीज की वैरायटी है? तो ये है राइस की एक प्रजाति, किस्म। 2025 डेविस कप का विनर कौन है? 2025 डेविस कप जीता इटली ने। और कोटिगांव नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों देखने को मिलती है गोवा में, है ना। तो इजी क्वेश्चन थे, वैसे आंसर कर सकते थे, पर सारे आलसी हो, आंसर करते नहीं हो। चलो ये 3 के तो आंसर कर देना, आओ देखते हैं। और जो बीच में पूछे उसके भी। किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? और चर्चा में रहा भाखड़ा नंगल बांध किस भारत के किस राज्य में स्थित है? 3 क्वेश्चन कमेंट में आंसर करो, सब कमेंट कीजिए, ठीक है। और सेशन पसंद आता हो ना तो लाइक और शेयर करके जाओ। चैनल पर पहली बार आए हो डेली करंट अफेयर खोजते खोजते, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां जो हम पढ़ेंगे वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिना टाइम पास के 30 मिनट में ऑलमोस्ट ऑन एवरेज हम पूरे करंट अफेयर को यहां पर समेट देते हैं। तो चलो कल फिर मुलाकात करेंगे, बने रहो क्रेजी जी के ट्रिक पर। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।